अब ओबीसी ही सब कुछ। बीजेपी कांग्रेस कदम बढ़ा रही फूंक फूंक। कांग्रेस ने की विशेष सत्र बुलाने की मांग। बीजेपी का भी ओबीसी के लिए ऐलान। अगर आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं तो विशेष सत्र विधानसभा का तत्काल बुलाएं और यहां से आप भारत सरकार को, भारतीय संसद को प्रस्तावित करें कि हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन विधेयक लाएं। 35% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिले। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से सहमत हैं। तो सुना आपने, कांग्रेस बीजेपी सरकार का साथ देने को तैयार है, वो भी क्यों ना मामला ओबीसी आरक्षण से जो जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ओबीसी केंद्र में आ गया है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई पॉलिटिक्स ओबीसी पर आ टिकी है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाकर संविधान में संशोधन करने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो 27% आरक्षण के हिसाब से उम्मीदवार उतारेगी। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। इधर आरक्षण को लेकर सरकार तो पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो आरक्षण के साथ ही चुनाव में जाना चाहती है। इसके लिए वो रिव्यू पिटीशन भी लगाएगी। प्रदेश में करीब 51% आबादी ओबीसी है। प्रदेश की सियासत 230 विधानसभा सीटों में से 120 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वर्ग का सीधा दखल रहता है। बीजेपी के तो 39 विधायक ओबीसी से ही हैं। यहां तक कि एमपी में बीजेपी का सीएम का चेहरा शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ा वर्ग से ही है। ऐसे में बीजेपी भी इस वर्ग को साधने में लगी है। बीजेपी ने तो 27% से ज्यादा आरक्षण देने की बात कही है। 27 क्यों? हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। चुनाव से भागी कांग्रेस। जब भगोड़े बन के आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है। तो दूसरी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी, अदालत में तो ये गए ना, गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल। जो था वो और चला गया। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। 3 मुख्यमंत्री दिए हमने। जानकारों का मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस किसी भी कीमत पर ओबीसी वोटर्स की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। इसका ही असर है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही 27% आरक्षण के जरिए इस वर्ग को साध रहे हैं। कुल मिलाकर 2023 के चुनाव के पहले ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर सियासत केंद्रित होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सियासी ट्यून, ओबीसी धुन। तो ओबीसी का मसला जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय से चर्चा में है, और आप कह सकते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि 2023 के इलेक्शन के पहले मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो ओबीसी इशू के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है एक दिन पहले कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, पंचायत चुनाव, और 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी हो, सियासत की धुरी बहुत तेजी से घूमने लगती है और कांग्रेस और बीजेपी उसमें अपने अपने राजनीतिक मंसूबों को आकार देने में जुट जाते हैं। अब घोषणा हो गई है एक दिन बाद, दूसरे दिन इस मामले के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि 27% टिकट वो ओबीसी को देगी। बीजेपी का और बड़ा दावा है कि 27% क्यों, हम तो इससे ज़्यादा देंगे। हमारे 3 मुख्यमंत्री इस वर्ग के रहे हैं,
उमा भारती जी के बाद बाबूलाल गौर जी और मौजूदा मुख्यमंत्री जो चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। हम क्यों पीछे हटेंगे ओबीसी से? कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ये मांग कर रही है कि आप 35% आरक्षण का प्रस्ताव भेजें, संविधान संशोधन की मांग करते हुए एक संकल्प पारित करें और भेजें केंद्र को कि आप करें। और इसके तमाम चीज़ों के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के बीच में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बहुत हमलावर भी हैं। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कानून के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चुनाव कराना ही एकमात्र विकल्प मौजूदा स्थिति में नज़र आ रहा है। अगर कोर्ट की तरफ से कोई और इसमें रूलिंग आ जाती है तो बात अलग है, लेकिन उसकी संभावना कितनी है ये वक्त बताएगा। तो आज एक बार फिर इस मसले पर हम, जबकि 27% टिकट और 27% से भी ज़्यादा टिकट, बीजेपी का दावा 27% से ज़्यादा और कांग्रेस का 27% का, तो मतलब ओबीसी रिडन पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश की होने जा रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब, बहुत स्वागत करता हूँ। बीजेपी के लीडर और प्रवक्ता और मोटिवेशनल स्पीकर पंकज जी हमारे साथ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी जबलपुर से हमारे साथ हैं। चैतन्य जी, पहले इस मुद्दे पर एक आपकी टिप्पणी और उसके बाद अब राजनीतिक मेहमानों की तरफ मैं बढ़ूंगा। क्या कहते हैं आप, किस तरह देखते हैं? और दोनों ही दलों की जो घोषणाएं हैं, 27% कांग्रेस और 27% से अधिक बीजेपी की, किस तरह देखते हैं आप? चैतन्य जी, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, ये तो पूरी जो कवायद जो चल रही है वो एक बहुत बड़े तबके को अपने पक्ष में लाने की प्रयास है। बहुत लंबे समय से नगरीय निकायों में और पंचायत में चुनाव नहीं हुए हैं और उसका पूरा जो मसला था वो इसी पर आधारित था कि कौन कितना आरक्षण देगा। मेरा कहना ये है कि अगर पार्टियों को बहुत ज़्यादा किसी वर्ग विशेष से मोहब्बत है, प्रेम है, तो वो टिकट में बिना किसी आरक्षण के भी उतने लोगों को टिकट दे सकती है, जैसा कि अभी घोषणा भी की है भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने। मैं तो कहता हूँ 27% क्यों, आप अगर 51% ओबीसी की जनसंख्या है प्रदेश में, तो आप 51% उनको दीजिए ना आरक्षण। उसमें तो कोई ना सुप्रीम कोर्ट की रोक है ना किसी की रोक है। तमाम उम्मीदवार आप ओबीसी के खड़े कर दीजिए, लेकिन किसी दूसरे पक्ष के लिए आप रास्ता रोक रहे हैं आरक्षण लगाकर, तो ये तो उचित नहीं है। देखिए, हर पार्टी में सभी वर्गों के लोग काम करते हैं, बरसों से लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो मंशा होती है कि उनको भी एक मौका मिले। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे, वर्ग विशेष को साधने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके दूसरे कार्यकर्ता या जो दूसरे नेता हैं उनकी नाराज़गी भी आपको मोल लेना पड़ेगी। आरक्षण ठीक है कि एक पिछड़ा वर्ग है और उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है तो उसको आरक्षण देना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक बार ये बात कह चुका है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो बार बार इस तरह की कवायद सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि दोनों ही पार्टियां ये अपने मतदाताओं को बता सकें कि साहब देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की, बड़े बड़े वकील लगाए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर मना कर दिया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब जहाँ तक रिव्यू पिटीशन की बात है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा है कि आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो ठीक नहीं है। तो रिव्यू पिटीशन तो उस स्थिति में लगाई जाती है जब कहीं कोई लैक्यूना हो उनके जजमेंट में, लेकिन जब आपका ही आंकड़ा, आपका जो सर्वे है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है, तो उसमें रिव्यू पिटीशन का तो मुझे लगता नहीं कि कोई मायने रखता है। जहाँ तक टिकट की बात है, जैसे कांग्रेस की भी कह रही है कि आप एक संकल्प पारित करिए और संविधान में संशोधन करिए, उसमें दोनों पक्ष राजी हैं तो कर लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि विधानसभा का सत्र बुला के और एक संकल्प पारित करके भारत सरकार को भेजा जाए और वो उसका संविधान में संशोधन करें और इस तरह से लेकिन उसको भी फिर चैलेंज किया जाएगा। तो ये सारी स्थिति जो है ये पूरी तरह से कवायद जो है वोटों की राजनीति है। किसी को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, किसी से किसी को प्रेम नहीं है। पंकज जी, देखिए, चैतन्य जी की जो टिप्पणी है वो शायद अप्रिय लग सकती है, लेकिन जब ऐसे मसले सतह पर आते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल हो, एक राय इस तरह की ज़रूर आती है और वो राय ये बताती है कि राजनेताओं के तौर तरीके, उनकी शैली, राजनीति करने का अंदाज वो लगातार सवालों के घेरे में होता है
और कई राजनेता इस बात को एडमिट भी करते हैं कि हमारी विश्वसनीयता पर भी इसीलिए प्रश्न उठता है। ये मसला भी एक ऐसा मसला नहीं है जो बहुत साधारण दिखता हो या फिर ये कोर्ट से हल हो जाए या पार्टियां खुद तय कर लें। कांग्रेस चाहे 27% टिकट दे दे, बीजेपी 27% से अधिक दे दे, लेकिन सवाल कई अपनी जगह खड़े हैं। बात सही है, क्योंकि एक राजनीतिक समीकरण राजनीतिक दलों का भी होता है, विद इन दी पार्टी भी और आउटसाइड पार्टी भी। आपको उसको भी साध कर चलना है। अब अगर आप इसी तरह देखते रहेंगे पार्टी में कि ये प्रदेश अध्यक्ष इस जाति के हैं, मुख्यमंत्री इस जाति के हैं, नेता प्रतिपक्ष इस जाति के हैं, प्रदेश अध्यक्ष विपक्षी पार्टी के इस जाति के हैं, तो फिर तो आपकी सारी व्यवस्था जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूम कर रह जाएगी। और फिर अगर यही चीज़ें बढ़ती चली गई तो हर वर्ग का कार्यकर्ता वो अपनी अपनी चिंता भी करेगा। इस मसले पर एक संवेदनशील नज़रिए की ज़रूरत है, जिससे पार्टियां राजनीतिक एक लाभ हानि के गणित में उलझकर शायद दूर चली जाती हैं। जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सब में सबकी बात की जा रही है। और सरकार की योजनाओं की यदि बातचीत करें तो योजनाओं में तो कोई जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, पंथ भेद होता ही नहीं। और यदि राजनीति के मैदान में यदि सामाजिक आधार पर यदि भागीदारी सुनिश्चित की जाने का प्रयास किया जाता है तो राजनीतिक दलों का शरद जी नैतिक दायित्व है। और इसीलिए हमने तय किया, संविधान में व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था के तहत अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण था। और यदि किसी वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश की 8 करोड़ आबादी का लगभग 50% या उससे कुछ अधिक हो, तो ये नैतिक आधार पर ये राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है शरद जी कि उस वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उतनी ही क्षमता के साथ सुनिश्चित किया जाए। और उसी क्षमता के साथ सुनिश्चित करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण के साथ प्रक्रिया प्रारंभ करी। 2 चरणों के नामांकन प्रारंभ हो गए। कमलनाथ जी की सरकार भी शरद जी जुलाई 2019 में इस पे बहुत बात हो चुकी पंकज जी। मेरा ये कहना है अब हम भविष्य में झांकने की कोशिश करें। हाँ, ये बहुत हो चुका। ये भी यही कहेंगे आप जिम्मेदार हैं, आप ये कहेंगे आप। मेरा ये कहना है इससे मध्य प्रदेश की जो 50% ओबीसी आबादी है वो इस दलील में नहीं जाना चाहती सर। नहीं सर, मैं भी दलील नहीं दे रहा सर, मैं उस विषय पे जा ही नहीं रहा शरद जी। मैं तो आप जानते हैं मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, समाधान पूर्वक बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी उसी विचारधारा के साथ काम करती है कि अब ऐसी परिस्थिति में क्या और क्यों। मैं ये आपको ये उल्लेखित करना चाह रहा हूँ इस बड़े मंच से, ताकि लोग समझें कि क्यों भारतीय जनता पार्टी 27% या 35% ओबीसी आरक्षण की बात कर रही, संवाद कर रही है। और मैंने आपको उसका तर्क दिया कि यदि 50% से अधिक ओबीसी की आबादी है तो क्या राजनीतिक रूप से उनकी सशक्तता, उनकी भागीदारी नहीं होना चाहिए? और उसमें भी बहुत सारे विषय हैं। क्रीमी लेयर का प्रावधान है, ट्रिपल ट्रस्ट है, जो न्यायिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका पालन होना चाहिए। और इसीलिए आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, सरकार का पक्ष, ये अलग विषय है। पर जब तक इन विषयों पर वैधानिक पक्ष स्पष्ट नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अधिकार है कि निकाय चुनाव में जो दल के आधार पर होते हैं और पंचायत चुनाव में जो दल के यानी चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं होते, पर आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और उसी आधार पर राजनीतिक दावा करते हैं कि हमारे इतने प्रतिशत जीते। तो हम ये प्रयास करेंगे कि 27% न्यूनतम और 35% जो मांग सरकार ने करी ट्रिपल टेस्ट के बाद, उतना आरक्षण टिकट के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ये अभिप्राय रहा है, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मतलब ये सिर्फ स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए है रिजर्वेशन की बात जो उन्होंने टिकट्स में कही है? शरद जी बिल्कुल, अभी मूल मुद्दा स्थानीय निकाय के चुनाव या नगरीय निकाय पंचायत की व्यवस्था के चुनाव है। और उसके बाद यदि इसके सार्थक और सकारात्मक परिणाम सामने आ जाएंगे तो फिर बहुत विमर्श कर सकते हैं, क्योंकि जैसा चेतन जी ने कहा वो बहुत स्पष्ट बात है और आप भी उससे सहमत होंगे कि टिकट आप किस प्रत्याशी को अपना चुनाव चिन्ह देते हैं, वो किस जाति, वर्ग, वर्ण भेद का, भाई अनारक्षित है, सामान्य सीट है, उस पर तो हम जिसको सामान्य कहते हैं चुनाव की भाषा में उसको अनारक्षित कहते हैं, बिल्कुल अनरिजर्व। तो अनरिजर्व पर तो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी कि जैसा प्रयास सरकार और संगठन कर रहे हैं 27 या 35% आरक्षण का, वो इन दोनों व्यवस्थाओं में यदि निकायों के चुनाव होते हैं तो और पंचायत चुनाव होते हैं तो वो सुनिश्चित किया जाए। ये संगठन के पक्ष पर है
और प्रशासनिक मोर्चे पर, न्यायिक मोर्चे पर सरकार की तैयारी है। और रिव्यू पिटीशन के लिए आज मुख्यमंत्री जी, नरोत्तम मिश्रा जी और भूपेंद्र सिंह जी दिल्ली गए और वहां जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे। और आशय यही, जिस ओर चेतन जी इशारा कर रहे थे कि क्या संभावना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं लौटता हूं दूसरे राउंड की तरफ। जी। आपका भी आशय, अब्बास हफीज साहब, आपकी पार्टी का भी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए ही है, 27% टिकट की बात है। देखिए, जिस चीज़ के ऊपर तैयारी की गई है, जिस चीज़ का प्रावधान पहले से मौजूद है और वो बेसिक नर्सरी होती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, नगरीय निकाय हो या फिर पंचायत चुनाव हो, क्योंकि वो आम इंसान तक सब कुछ उसका विकास भी पहुंचता है और माइक्रो लेवल के ऊपर डेवलपमेंट भी होता है। जब यहाँ पर सारा जो प्रतिनिधित्व है वो मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो एक चौतरफा प्रतिनिधित्व के ऊपर एक रिजल्ट करेगा, कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। हमने तैयारी कर दी थी, हमने परिसीमन कर दिया था, हमने आरक्षण रोटेशन के हिसाब से कर दिया था। उसको अगर सत्ता में बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, शरद जी, अगर राजनीति करने लगेंगे तो फिर नुकसान वर्गों का होता है, जो वर्ग केंद्र के अंदर है, जिसके ऊपर केंद्रित है। सर, गया तो आप ही की तरफ से था मसला सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, एक व्यक्ति से जोड़ दिया जाए, कोर्ट में गया तो आप ही एक व्यक्ति से जोड़ दिया जाए तो उसको कांग्रेस पार्टी का पूरा पक्ष बना दिया जाए, मुझे समझ से परे है। जो बिना सिंबल के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो बिना पार्टी के चुनाव लड़ते हैं वहां पर, वो अगर लेके गए हैं तो उसको पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया जाए तो ये विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। जिस व्यक्ति की पिटीशन के ऊपर फैसला आया है, उस व्यक्ति का पिछले 7 साल जो जनप्रतिनिधि किस पार्टी से रहा है, वो भी एक विषय आ जाएगा, चर्चा बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आज ये शायद छोटी छोटी बातों से महत्वपूर्ण है कि सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा। क्या ट्रिपल टी की बात चल रही थी, ट्रिपल टेस्ट की बात चल रही थी, क्या सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही तरह से पैरवी की? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई कि 6 महीने के अंदर आप अभी तक जानकारी नहीं दे पाए हैं? क्यों कहा गया, कितने बिंदुओं पर जानकारी दी? जब पक्ष ठीक से नहीं रखा तो ये इनकी वो मानसिकता जो बार बार सरसंघचालक महोदय आरएसएस के कहते आए हैं कि इसके ऊपर वापस देखना चाहिए, पुनः विचार होना चाहिए आरक्षण को लेकर। इनकी आरक्षण विरोधी नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बहुत इंटरप्ट कर सकता था आपकी बात पे पंकज जी, मैं आपकी बात पे बहुत इंटरप्ट कर सकता था। सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए। आपके जो धारा प्रवाह झूठ पे मैं उसके पर चुप रहा। आज सबसे बड़ा विषय ये है, सबसे बड़ा विषय ये, कब से ऐसे हो गए कि आपको अपनी बात इतनी कमजोर लगने लगी कि दूसरे व्यक्ति की बात को काटना पड़ जाए? मैंने आपको धारा प्रवाह, आपके प्रवचन सुने, अब रुकिए, सुनिए, अपने समय बोलिएगा, आप अपने समय में बोलिएगा। मेरा निवेदन है आपसे, रुक जाइए, चर्चा सार्थक। आपने कहा आप आशावादी व्यक्ति हैं, की बात हम नहीं सुन पाएंगे पंकज जी, ये एक तरीका नहीं सुन पाएंगे। मुझे शरद जी आप समय दे दीजिएगा, ये अपने दिल की करें। पंकज जी, हम नहीं सुन पाएंगे ऐसी स्थिति में। मेरा निवेदन है, आप बहुत संजीदा राजनेता हैं, पूरा आपके पास समय रहेगा। शरद जी, मेरा निवेदन है, गलत टिप्पणी को आप कैसे अलाउ कर रहे हैं सर? अलाउ कोई नहीं कर रहा है, कौन अलाउ करेगा? अलाउ करने वाली जनता है और वही डिसअलाउ करने वाली है। सर, इन्होंने क्यों कहा सर? अब ये नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सेल्फ गोल मारा है कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक बौखलाहट है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि रिव्यू पिटीशन किस आधार पर लगाई जाएगी। रिव्यू पिटीशन जब आपने समय में पैरवी नहीं की और आपने सारे आधार ही निराधार कर दिए तो आगे जाकर भी मेरिट नहीं है। एक आखिरी बात मैं कहूंगा यहाँ पर, यहाँ सबसे बड़ा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है। देखिए कितना कॉन्स्टेंट डिस्टर्बेंस है, भाजपा सत्ता में है। आप अपनी बात पूरी करिए। 27% आरक्षण हम अगर अपने स्तर पे दे रहे हैं तो हम सत्ता में नहीं है, हम प्रावधान ला रहे हैं। आपको तो संवैधानिक उसका प्रावधान लाना चाहिए क्योंकि आप सरकार के अंदर हैं। हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि आप विशेष सत्र बुला लीजिए। आप एक क्यों भाग रहे हैं पीछे? बोलिए पंकज जी, बोलिए जी। पहले तो मैं स्पष्ट करूं आपके मंच से कि पूज्य सर संचालक जी ने कभी भी आरक्षण समाप्ति की बात नहीं करी है। मैंने कहा कि कांग्रेस मैंने कहा कि आपसे मैंने भी यही कहा कि उसको पुनः विचार सुन लीजिए। इन्होंने जब जुलाई 2019 में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कर दी थी तो चुनाव मार्च 2020 तक क्यों नहीं कराए? हाई कोर्ट ने जब इनके आदेश को खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने 27% लिख कर दिया विधानसभा में कि ओबीसी की आबादी 27% है? मैं सबके जवाब दे दूं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो तो क्यों गए ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में? सैयद जाफर कौन है? आज कांग्रेस पार्टी के इनके बॉस हैं, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग। नहीं है उपाध्यक्ष, नहीं है उपाध्यक्ष, मैं खंडन कर रहा हूं कि नहीं उपाध्यक्ष।
सैयद जाफर उपाध्यक्ष नहीं है, मैं इसको अधिकृत बयान दे रहा हूं, अपना अधिकृत बयान दे रहा हूं। विवेक तनखा जी की बात करते हैं पंकज जी। राम जेठमलानी जी ने आतंकवादियों का पक्ष रखा वहां पर, इंदिरा जी के हथियारों का पक्ष रखा, राजीव जी के हथियारों का पक्ष रखा। आपके राम जेठमलानी जो मंत्री थे आपकी सरकार में, सरकार चलिए उन्होंने कहा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। अशोक मेहता स्कैम का पक्ष रखा। अरुण जेटली जी ने, मैं आता हूं पंकज जी, मैं आता हूं पंकज जी, मैं आता हूं, एक मिनट का पक्ष रखा, क्या वो आपका पक्ष हो जाएगा? चैतन्य जी मुझे ये समझाइए कि इस तरह की अगर दलीलें होंगी दोनों तरफ से तो समझना और कठिन होगा कि दोनों दल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में उलझकर अपना तथ्य कुछ इस तरह से रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि उनके पास अब यही विकल्प है, क्या ये ऑप्शन दिख रहा है? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि दोनों ही दलों की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, दोनों ही चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं। कोई किसी को वॉकओवर देने के लिए मैदान में नहीं आता है। तो दोनों ही दलों की मंशा यहाँ क्वेश्चनेबल हो ही नहीं सकती है कि आप समाज के किसी वर्ग के खिलाफ जाकर कोई डिसीजंस ले सकते हैं, और वो भी कम से कम एक ऐसी आबादी के खिलाफ जिसकी संख्या मध्य प्रदेश में 50% हो। तो ये भ्रम तो जनता के मन में भी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए कि बीजेपी या कांग्रेस की मंशा इस वर्ग को कहीं से किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने की है। अब मोटे तौर पर बात है कि आपको जो यह बात हम भी बार बार कह रहे हैं कि क्या आप दोनों एक बड़ी आबादी के पक्ष में एक साथ मिलकर नहीं बात कर सकते? क्या बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल विवेक तनखा जी से बात नहीं कर सकता था, या कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल स्वयं आगे आकर नहीं कह सकता था कि विवेक तनखा जी या कपिल सिब्बल जी के साथ भी मिलकर हम चर्चा करें, आपके कानूनविद हमारे कानूनविद मिलकर जाएं सुप्रीम कोर्ट, एक नज़ीर भी पेश होगी इससे? क्या मैं बहुत आदर्श की परिकल्पना की चरम बात कर रहा हूं चैतन्य जी? जी सर, बिल्कुल आप चरम नहीं, आप महाचरम की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे पे आक्रमण हो रहा है। मुझे लगता है कि अब एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव आ गया है राजनीतिक दलों में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। एक दूसरे को दुश्मन की नजरों से देखते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। अब ये तो राजनीति की घृणित चेहरा है ना, आप तो खुद देख रहे हैं। हम तो रोज इस तरह की बहस करते हैं, और जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं वो तो राजनीति का सबसे विकृत चेहरा सामने आ रहा है। सवाल इस बात का है कि नगरीय निकायों के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, देखिए आम आदमी को जो तकलीफ हो रही है अफसरशाही के कारण, नगर निगमों में 2.5 साल से अफसरशाही का राज चल रहा है, अपनी मनमर्जी से काम हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा होना है, कहाँ होना है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे बंदरबांट हो रही, इसकी किसी को चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि ओबीसी हमारे पक्ष में आ जाए और हमको जिता दे। तो सवाल इस बात का है कि जिस जनता के लिए आप चुनाव लड़ा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को, महापौर के हो, पार्षद का, देखिए पार्षद के रहने से सबसे बड़ी एक फ़ायदा ये होता है कि उस क्षेत्र का विकास होता है। लोग अपनी समस्याएं पार्षद के माध्यम से नगर निगम तक पहुंचा सकते हैं, और वो पार्षद अपने तरफ से प्रयास करके उन समस्याओं को हल करता है। पिछले 2.5 साल से मुझे लगता है कि पार्षदों की, महापौर की, पंचों की, सरपंचों की स्थिति ऐसी हो गई कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। चाहे वो पूर्व महापौर अगर कमिश्नर के पास जाते हैं तो कमिश्नर उनको मिलने का समय नहीं देता। देखिए अफसर तो बाहर से आते हैं, उनको शहर की संरचना के बारे में, उसकी क्या अवधारणा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। और आईएएस अफसर तो सिर्फ एक हंटर फटकारने वाला जीव होता है, उसको प्रैक्टिकल और जमीनी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। जबकि जो पार्षद होता है वो जनता से जुड़ा हुआ होता है, महापौर होता है वो शहर से जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टी अगर इसी मसले पे बहुत एकमत हैं तो निश्चित तौर पे उनको संकल्प पारित करके जाना चाहिए, और भारत सरकार से कहना चाहिए कि भाई आप एक संविधान संशोधन लाइए और 50% नहीं 70%, 80%, जितने % करना चाहें उतना कर सकते हैं। जब संविधान संशोधन हो सकता है तो बाढ़ में जाए जनरल कैटेगरी, आप सारे आरक्षण उन्हीं को दे दीजिए। सबसे बड़ा विषय ये 27% हमारा जो आरोप लगाया गया टाइपिंग मिस्टेक थी, जिसको समय पर सुधार लिया गया। इतना बड़ा विषय नहीं है। आज विषय यह है कि सरकार ने क्या पक्ष रखा। आज विषय यह है कि स्पेशल सेशन बुला के यूपीए
की सरकार ने 27% ओबीसी का आरक्षण लागू किया था, किसके अंदर? उच्च शिक्षा के अंदर, जिससे फायदा पहुंचा ओबीसी वर्ग को। आज यहां पर स्पेशल सेशन से क्यों भागा जा रहा है? विशेष सत्र अगर बुलाने की मांग की जा रही है तो कौन पीछे हट रहा है? सरकार क्यों पीछे हटती है? कैसे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भागा जा रहा है? आज सरकार विचाराधीन हो, पहले कानूनी विकल्पों पर विचार हो जाए। शरद जी, सरकार आगे कहे कि हम बनाने को तैयार। सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी आपके हाथ के अंदर है, हम सब मिलकर एक चीज कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी निरंतर कह रही है, लेकिन उसके जरिए दूसरी तरफ जाया जा रहा है जहां आप कानून बना सकते हो। अब दूसरी बात है, यहां पर मैं फिर कहूंगा कि आपने 15 साल पहले टाले, दिग्विजय सिंह जी लागू करके गए थे, इससे पहले 27%। 15 साल तक क्या पैरवी हुई? क्यों उनको आरक्षण नहीं मिला? सिर्फ यह कह देना कि मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से। अरे जो ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधि करने वाले नीचे लोग हैं, उनका क्या होगा? पूरे वर्ग का क्या होगा? फिर कमलनाथ जी ने आके दिया, उसको आपने फिर लटकवा दिया। तो ये सारा का सारा विषय यह है कि आप गलती कर रहे हो और जिसका भुगतान एक वर्ग कर रहा है, और आप बड़ी बड़ी बातें करोगे यहां पर बैठ के। पंकज जी, आज चेतन जी बहुत गुस्से में, मैंने पहली बार उनसे डिबेट में शब्द सुना, भाड़ में जाए। नहीं तो चेतन जी कभी शब्द नहीं कहते, क्यों आज क्रोध में? चेतन जी बेहतर जानते होंगे। और दूसरा विषय, हम इस समस्या की तरफ चलें तो 2 चरण के नामांकन की चल रही चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस बाधित करती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ करते हैं, और दोष भारतीय जनता पार्टी का। पहले ही कहा था कि ऑर्डिनेंस मत लाइए, संशोधन मत कीजिए, संशोधन करेंगे तो ये मेरिट पर नहीं टिकेगा। कमलनाथ जी ने पहले ही कहा था पंकज जी, और आप लोगों ने नहीं माना। अगर आप संशोधन नहीं करते, असंवैधानिक संशोधन हुआ जिसकी वजह से ये पूरा नुकसान हुआ, और गलती आपने की है जिसका भुगतान पूरा वर्ग कर रहा है। और अब आप कह रहे हैं कि मरहम लगाएंगे, आप मरहम लगाएंगे, छोड़ दे के मरहम लगाएंगे। सुन लीजिए 30 सेकंड जी, 30 सेकंड पंकज जी। शरद जी, कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का चलती चुनाव प्रक्रिया को राज्यसभा सदस्य कांग्रेस के विवेक तनखा, कांग्रेस के जाफर ने रोटेशन पे अगर कोई गया भी है तो वो रोटेशन और परिसीमन पे गया, आरक्षण पे नहीं गया। आरक्षण खत्म होना आपकी गलती थी, जिसको आपको स्वीकार करे नहीं करे भुगतान करना पड़ेगा। जनता जानती है, आज ओबीसी वर्ग समझ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रक्रिया को इन्होंने बाधित किया। आरक्षण एक संविधान प्रदत्त अधिकार है, और जब तक इस देश में समाज के उन वर्गों को जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है, तब तक ये अपने स्वरूप में विद्यमान रहेगा। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में निश्चित तौर पर समाज के वंचित और कमज़ोर तबके के लिए ये एक कारगर और असरदार प्रणाली है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था को लेकर अगर हम ऐसी बयानबाजी की तरफ बढ़ेंगे जो राजनीतिक लाभ से प्रेरित है, तो हम कहीं ना कहीं अपने संवैधानिक ढांचे के मूल तत्व को क्वेश्चनेबल करेंगे, उस पर प्रश्न खड़े करेंगे, और कहीं ना कहीं ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आरक्षण रहना चाहिए जब तक इसकी आवश्यकता है और जब तक ये समाज का तबका मूल धारा में नहीं आता है। दूसरी बात जो चैतन्य जी ने शायद आज कुछ आक्रोश में कही, उनके उस शब्द को आप विस्मृत भी कर जाइए जो उन्होंने कहा है, लेकिन इनकी इस बात से सहमत रहिए कि आज ट्वीट कैसे हो रहे हैं। पंकज जी की जगह पंकज हो जाता है, सैयद जाफर हो जाता है, अब्बास हो जाता है। ये क्या समझता है, ये क्या जानता है, ये क्यों कर रहा है? ये बताकर क्या हम अपने भीतर की बेचैनी को नहीं बता रहे हैं? और अगर सड़कों पर हमने एक शब्द सुना जो लड़ाइयां होती हैं, रोड रेज, तो क्या ये पॉलिटिकल रेज है, जहां अब चीखते हुए कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, यानी मुस्कुराते चेहरे अब कहने लगे कि अब्बास सुन, पंकज सुन। नहीं सर, भगवान ना करे कि ऐसी किसी डिबेट का संचालन करने के लिए ये जैकेटधारी भी बैठे, जहां अब्बास जी, पंकज जी, शिवराज जी, कमलनाथ जी, और यही भाषा मधुर प्रतीत होती है। सर, हमारी मत भिन्नता वैचारिक हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के प्रति हम रोड रेज या पॉलिटिकल रेज को एक साथ एक मंच पर खड़ा नहीं कर सकते हैं। ये 2 युवा नेता मेरे साथ हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी भाव भंगिमा जितनी प्रसन्नता मूलक होगी, इसके कोई नंबर नहीं है सर। और मैं आपकी पार्टी के मूल्यांकनकर्ताओं से भी आग्रह करूंगा कि कृपया करके वो प्रसन्न चेहरे वाले प्रवक्ताओं को कहें कि आप वहां लड़ने ना जाएं, आप अच्छे से अपनी बात रखें। अगर सामने वाला आक्रोशित हो तो आप चुप हो जाएं। ये आप लोगों से भी आग्रह है, क्योंकि कई बार हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये दबाव मूल्यांकनकर्ताओं की तरफ से आ जाता है,
जो बाढ़ में मेंटर की तरह, कोच की तरह देखते हैं ऐसी डिबेट को और अपने प्रवक्ताओं को टिप्स देते हैं। ज़्यादा बोल गया हूं सर तो अज्ञानी हूं, कान खींच दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत धन्यवाद चैतन्य भट्ट जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, झीरम पर ब्रेक, सियासत तेज। नमस्कार।